हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट, और इसका आज 45th टेस्ट था ये। तो उम्मीद है आप सभी का टेस्ट अच्छा हुआ होगा और आप जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें सही था, क्या गलत था। और ये मिशन है, अब ये मिशन है हमारा डॉक्टर एसपी सिंह सर का, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी मिशन के अंतर्गत ये सेशन होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू पोरफायरा। तो पोरफायरा सबको पता है क्या है, ये रेड एल्गी है। और रेड एल्गी रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ए एंड डी आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट्स हैं। रिजर्व फूड यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, सही है। स्पोर्स एंड गैमीट्स, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। नॉन गैमीट्स के लिए तो सही लिखा हुआ है कि ये नॉन मोटाइल है, बट स्पोर्स भी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। इनफैक्ट स्पोर क्या है यहाँ पर, कोई भी स्टेज हो, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो, ए सेक्शुअल हो या सेक्शुअल स्टेज है, मोटाइल स्टेज इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। किसी भी स्टेज में मोटाइल स्टेज नहीं है, मोटिलिटी एब्सेंट होगी। तो रॉन्गली मैच कौन सा हो गया, 101 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, मैच द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। करेक्ट मैचिंग यहाँ पर क्या है, इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल कंपाउंड्स क्या है, ऑक्सिन, ऑक्सिन के डेरिवेटिव्स है। एडेनिन, एडेनिन का काइनेटिन, N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, कैरोटिनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स, ये क्या है, जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या हुई, ए इज़ फोर्थ, बी इज़ थर्ड, सी इज़ सेकेंड एंड डी इज़ फर्स्ट। तो 102 का करेक्ट मैचिंग हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन C4 प्लांट द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पर C4 प्लांट्स में क्या है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, डाइमॉर्फिक, और एक जगह ग्रैनल है, एक जगह ए ग्रैनल। ए ग्रैनल और ग्रैनल, ग्रैनल मतलब जिसमें ग्रैना प्रेजेंट है। तो बंडल शीथ सेल्स में होता है ए ग्रैनल, और मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है ग्रैनल, ग्रैना प्रेजेंट। और लाइट रिएक्शन के लिए ग्रैना ज़रूरी है। लाइट रिएक्शन तो फिर कहाँ पर होगी, मीजोफिल सेल्स में। तो मीजोफिल सेल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 103 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, मीजोफिल सेल्स। नेक्स्ट यहाँ पर, विच इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ तक आती है, थोरैसिक कैविटी तक आएगी। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन्स, टू लंग्स नहीं। थोरैसिक चैम्बर इज डॉर्सली फॉर्म्ड बाई, या सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं, थोरैसिक चैम्बर। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ये सही है, डी। तो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ। 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ। विच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाई साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। तो साइटोक्रोम ए और A3 किस में प्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स 4 में, विथ 2 कॉपर सेंटर्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। टोटल ETS में कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं, 5। और फिफ्थ वाला जो होता है वो किसके लिए, वो ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। तो यहाँ पर 105 का करेक्ट आंसर हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन चाहे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो या कॉर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में बनेगी। यहाँ पर जो इंटरफेसिकुलर, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स थी, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी, उनमें फिर से अनडिफरेंशिएटेड हो गई, तो इसको क्या बोला जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। इसी तरह से कॉर कैम्बियम जो बनेगी, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी डी डिफरेंशिएशन का, क्योंकि वहाँ भी पैरेन्काइमेटस सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं। डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, इनका डिफरेंशिएशन फिर से ख़त्म हो गया, फिर से मेरिस्टेमेटिक, तो ये डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 106 का सेकंड। नेक्स्ट,
एनारोबिक प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड बनेगा और पायरुविक एसिड से फिर आगे का जो जर्नी होगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो फिर यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर ये लिंक रिएक्शन में जाएगा। लिंक रिएक्शन के बाद फिर ये क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो रिड्यूस कंपाउंड्स बनेंगे वो ईटीएस में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हेट्रोफिली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोफिली। तो यहाँ पर जुवेनाइल फॉर्म ऑफ लार्क स्पर, वाटर हैबिटेट्स फॉर्म ऑफ बटर कप। तो बटर कप में जो वाटर हैबिटेट में होंगे वो इस तरह से, क्योंकि वाटर करंट की वजह से लीव्स कैसी हो जाएंगी, डिस्टॉर्टेड सी। तो वाटर हैबिटेट्स फॉर्म ऑफ वाटर कप ये गलत दिया हुआ है, ये फॉर्म वाटर हैबिटेट्स की नहीं है। जुवेनाइल फॉर्म ऑफ लार्क स्पर, अडल्ट फॉर्म ऑफ लार्क स्पर सही है। जुवेनाइल फॉर्म ऑफ लार्क स्पर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स फॉर्म ऑफ बटर कप। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फॉर्म ऑफ बटर कप ये भी यहाँ पर सही दिखाया हो गया है। बी दोनों जगह डायग्राम सेम है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 2 and 3 बोथ। ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोफिली, ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। प्लांट्स जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। तो ये एग्जाम्पल हो गया जुवेनाइल फॉर्म, ये हो गया फेजेस का, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट वाला जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा फेजेस का। कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क स्पर और बटर कप। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू हायर वैल्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इन ह्यूमंस। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ये कितना होता है, ये 1100 से 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, ये 1000 से 1100 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 3000, 2500 से 3000। तो 109 का करेक्ट मैचिंग यहाँ पर, ए इज़ सेकेंड, बी इज़ फर्स्ट, सी इज़ थर्ड एंड डी इज़ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, व्हाट इज़ इनकरेक्ट to say about the hormone secretion and action in humans. Hormone secretion or action in humans. Androgenic steroids also secreted by adrenal cortex in a small amount. Glucagon acts mainly on the hepatocyte. Cortisol is the main glucocorticoid in our body. Aldosterone helps in maintenance of glucose level of blood with insulin. तो एल्डोस्ट्रॉन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। एल्डोस्ट्रॉन किसके लिए, ये सॉल्ट के लिए, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन में काम आएगा। वाटर को रिटेन करने वाला हार्मोन है एल्डोस्ट्रॉन। कहाँ से आएगा, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो ग्लोमेरुलोसा है वहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ फोर्थ। कॉर्टिसोल इज़ द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सही है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से आएगा। ग्लूकेगॉन एक्ट्स मेनली ऑन द हेपेटोसाइट, सही है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आर द टू डिविजन्स ऑफ। तो ये किसके डिविजन्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, और फंक्शंस अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो 111 का क्या होगा, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिक फाइबर्स विच बाइसेक्ट्स द आई बैंड, ये आइसोट्रोपिक बैंड, इसको जो बाइसेक्ट करेगा उस लाइन का नाम पूछा गया है, इलास्टिक फाइबर्स। ये इसको होल्ड करते हैं एक्टिन को, और बीच में ये होगा मायोसिन। तो यहाँ पर जेड लाइंस जो हैं ये आई बैंड को बाइसेक्ट करती हैं। इसके बीच में होती है एम लाइन जो मायोसिन फाइबर्स को होल्ड करेगी। तो यहाँ पर इलास्टिक फाइबर विच बाइसेक्ट्स द आई बैंड, इसको बोला जाएगा जेड लाइन। ये जो बीच में नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है इसी को बोलते हैं एच जोन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो मैल्पीजियन बॉडी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को बोलते हैं। पीसीटी यहाँ पे गलत दिया हुआ है,
और मेल्पीजियन बॉडी को ही हम लोग रीनल कार्पस्कल्स भी, तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल्स, बी एंड सी सही है। मेल्पीजियन टिब्यूल कॉकरोच में यहाँ पे नहीं, तो 113 का करेक्ट आंसर यह होगा बी एंड सी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो यहाँ पर करेक्ट मैच अगर देखा जाए तो फाइब्रिनोजन ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में, फैगोसिटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स ये इन्फ्लेमेशन के लिए, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। तो ए इज़ सेकंड, बी इज़ फर्स्ट, सी इज़ फोर्थ एंड डी इज़ थर्ड। तो 114 का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट, 114 इज़ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन इज़ द इंडिकेशन ऑफ। यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का प्रेजेंस, इसी को बोला जाएगा कीटोनूरिया, कीटोनूरिया। तो रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो ये किसके में प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया, ये दोनों किस में, डायबिटीज़ मेलाइटस में। ग्लूकोज की प्रेजेंस यूरिन में होगा तो उसको ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है कीटोनूरिया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm Hg, इट इज़ एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यूजुअली कितना अगर एवरेज देखा जाए तो 120/80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में अगर एवरेज देखें तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यहाँ पर ये क्या है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 80 mm Hg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होना चाहिए था, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, रिब्स 24 दी हुई हैं, स्टर्नम 1 दिया हुआ है, पटेला 4 लिम्ब बोन, ये क्या है, ये सेस्मॉइड बोन है और हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट है, 4 लिम्ब में नहीं, सेस्मॉइड बोन। सेस्मॉइड क्यों है, क्योंकि ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती हैं, टेंडन में ऑसिफिकेशन होगा उससे सेस्मॉइड बोन, और लार्जेस्ट सेस्मॉइड बोन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स आएंगे, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था थर्ड, 117 इज़ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, तो 118 इन द गिवन बिलो डायग्राम ब्रेन विच पार्ट कंटेन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर है, पॉन्स में, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे हमारे रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये मेनली किससे, इंस्पायरेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो होगा इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों के लिए, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो पॉन्स जो होता है इसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को निगेटिव स्टिमुलस भेजेगा। तो यहाँ पर किस में होगा, ये पॉन्स में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पॉन्स, और पॉन्स किससे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर डी से। ये पॉन्स है, ये मेडुला, और ये साइड में सेरिबेलम, और ये मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, डी, 118। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैच पूछा गया, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, GIP। तो ये सारे ही पेप्टाइड हार्मोन्स है, सिक्रेटिन, CCK, GIP, कॉर्टिसोल ये स्टेरॉयड हार्मोन्स है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो स्टेरॉयडल ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि वहाँ से स्टेरॉयड हार्मोन्स, तो ये गलत दिया हुआ है। GIP पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी गलत है, आयोडीनेटेड गलत है, और ये स्टेरॉयडल गलत दिया हुआ है। तो करेक्ट मैच कौन सा होगा, CCK पेप्टाइड हार्मोन। 119 इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कॉलम, एसिडिक अमाइनो एसिड, ये कौन सा हुआ, ग्लूटामिक एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफान, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड इज़ वेलिन, बेसिक अमाइनो एसिड इज़ हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर A इज़ थर्ड, B इज़ फोर्थ, C इज़ सेकेंड एंड D इज़ फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, सही है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टीलेयर्ड, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सही है। एडरिंग जंक्शन इज सीमेंटिंग, करेक्ट। सीमेंटिंग का काम है, सेल्स को नेबरिंग सेल्स को जोड़ेगा। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो 121 इनकरेक्ट पूछा हुआ था, इनकरेक्ट यहाँ पर कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर एट पैकेटिंग, तो सही है। क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत भी यहीं पर होती है और क्रॉसिंग ओवर एंड भी यहीं पर होता है पैकेटीन में, स्टार्ट्स एंड एंड्स इन एट पैकेटीन। पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस जब होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बेसिस पर इसे बाइवैलेंट बोलेंगे, लेकिन अगर क्रोमैटिड्स देखे जाएँ तो ये 4 हैं, तो क्रोमैटिड्स के बेसिस पर इसको टेट्राड बोला जाएगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, आइडेंटिफाई द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लोएम दिखाया हुआ है और फ्लोएम के कंपोनेंट्स, तो ये हो गया सीव ट्यूब, ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल्स और ये हो गई पैरेन्काइमेटस सेल्स, सीव प्लेट्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम विद वेसल्स एंड ट्रैकिड्स गलत हो गया, जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। प्राइमरी फ्लोएम बिकॉज बास्ट फाइबर्स आर एब्सेंट, तो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स तो दिखाए नहीं गए, फ्लोएम फाइबर्स को ही हम लोग बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स, और बास्ट फाइबर्स जो हैं ये किसका करेक्टरिस्टिक हैं, ये यूजुअली एब्सेंट होते हैं ये यूजुअली एब्सेंट होंगे प्राइमरी में, प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ की जब होगी उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, तो सही है। वैस्कुलर टिश्यू अनेबल टू कंडक्ट फूड तो कंडक्ट करेगा ये फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम विद सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स भी होने चाहिए थे, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम क्या होना चाहिए, सेकंड। 123 is second. Now 124, find out the correct statement. The roots which store food in turnip are, ये क्या है, ये टैप रूट है। Stems of maize and sugarcane have stilt roots coming out of from upper nodes, ये अपर नोड नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोअर नोड्स। In monstera roots arise from parts other than radicle, monstera में roots अदर देन रेडिकल, सही है। कोलोकेशिया स्टेम में एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, करेक्ट है ये। तो रूट्स ये गलत हो गया और ये भी गलत है, तो सी एंड डी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो 124 का करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 125, विच फाइलम इज़ एक्सक्लूसिवली मैरीन, तो एक्सक्लूसिवली मैरीन कौन सा है, एकाइनोडर्मेटा है और टीनोफोरा है और हेमिकॉर्डेटा भी है। एकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा एंड हेमिकॉर्डेटा, तो यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा। सिफेलोकॉर्डेटा क्या है, सब फाइलम, ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है बट ये सब फाइलम, तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम पूछा गया था, फोर्थ 1 and 2। तो दिस नाउ आई हैव कवर्ड माई पोर्शन 101 to 125. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Manish Gupta sir. So please welcome him. Thank you all of you. Thank you so much. चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी सैलन सर ने आपका करा दिया 125 तक, अब आगे करते हैं 126 टू अनवर्ड। 126 में दिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन साइकस एंड लेग्यूम्स आर। तो बच्चा आपको पता है साइकस में होता है साइनोबैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट में होता है राइजोबियम। साहब आप जानते हो साइनोबैक्टीरिया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है और क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक होता है यानी ऑटोट्रॉफिक हो गया। तो दो ऑप्शन में हेट्रो पहले दिया तो गया,
ऑटो, फिर आपका राइजोबियम कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। जैसे आपका देखा होगा कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया की कैटेगरी में यू बैक्टीरिया में कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस, आपका नाइट्रोजन फिक्सन करने वाला राइजोबियम। गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज वॉलवॉक्स। तो देखिए कॉलोनी में डबल ओ है, वॉलवॉक्स में डबल ओ है, बिल्कुल सही है। जायगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। जायगोटिक मियोसिस मतलब जायगोट में ही मियोसिस हो जाए और स्पोर बन के गैमेटोफाइट बन जाए, यानी स्पोरोफाइट के नाम पे खाली क्या बचा है, 2n जायगोट। सर ये जो जायगोटिक मियोसिस होती है मोस्ट ऑफ एल्गी में पाई जाती है, वो भी कौन सी लाइफ साइकिल वाले, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले। आप जानते हो फ्यूकस नामक एक एल्गी है जिसमें कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाती है, डिप्लॉन्टिक। यहां पे नहीं मिलेगा। या केल्प्स, एक्टोकार्पस एंड पाइलीसाइफोनिया जिसमें पाया जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वहां पे भी जायगोटिक मियोसिस नहीं मिलेगा। जायगोटिक मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा बेटा, आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जैसे कि क्लेमाइडोमोनास ये सब में। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स हैव ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम। तो भाई एनिलिडा से यू सिलोमेट की शुरुआत होती है। एनिलिडा से पहले एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट और प्लेटीहेलमिन्थिस कैसा होता है बेटा, एसिलोमेट। एसिलोमेट विद बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी प्रेजेंट इन एस्केलमेंथिस बाय स्यूडो होता है, ये कहाँ होना चाहिए था, प्लेटी में। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। हाइपोगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर एंड पेरीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस मतलब गाइनेसियम के नीचे, ओवरी सबसे ऊपर, तो ए की मैचिंग हो जाएगी थर्ड में। गाइनेसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, रेस्ट फ्लोरल अपेंडेज कहाँ होंगे, नीचे पाए जाएंगे। ज़्यादातर कंडीशन, मोस्ट कंडीशन कैसी होती है, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी वाली, मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, ज़्यादातर फैमिली। एपीगाइनस यानी सब कुछ गाइनेसियम के ऊपर होगा तो ओवरी नीचे आ जाएगी। तो कैलिस, करोला, एंडोसियम पार्ट्स ऑफ फ्लावर एराइज अबव द ओवरी, तो बी हो जाएगा 1। तो A3 B1 आपका एक ही ऑप्शन में है, थर्ड में है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। पेरी मतलब चारों तरफ, तो ओवरी के चारों तरफ बने, रिम में बने, और जिसमें अगर ओवरी के चारों तरफ बन रही है तो ओवरी ऊपर भी जा रही है और नीचे, तो हाफ इन्फीरियर। गैनीसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस, और इस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होती, हाफ इन्फीरियर कहलाती है। सर आपका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एपीगाइनस का याद करना होगा तो गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो रे फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी यानी सनफ्लावर वाला यहाँ पे होगा आपका कैसा, इन्फीरियर। कुकुम्बर मतलब कुकरबिटेसी। पेरीगाइनस में प्लम रोज पीच पाया जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट, जरा देखिए तीनों ऑप्शन में डी इनकरेक्ट रखा हुआ है, तो क्यों ना हम पहले डी ही पढ़ लेते हैं। अगर डी इनकरेक्ट होगा तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, और अगर डी करेक्ट हो गया तो तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। ये प्रो मेथड लगाने का तरीका है। फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, सही बात है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स मोनोकाट में कम मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्या, फोर्थ, डी सही होने के कारण। चलिए हम सब पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म जाइलम को क्या बोलते हैं, एंड फ्लोएम एलिमेंट आर कॉल्ड, तो पहला बना हुआ जाइलम क्या कहलाएगा, प्रोटोजाइलम, और पहला बना हुआ फ्लोएम क्या कहलाएगा, प्रोटोफ्लोएम। बाद का बना हुआ क्या बनाएगा, मेटाजाइलम या मेटाफ्लोएम। प्रोटोजाइलम के पोजीशन के बेसिस पे आपने पढ़ा होगा एग्जार्च एंड इंडार्च कंडीशन। इंडार्च कंडीशन स्टेप में पाया जाता है और एग्जार्च कंडीशन रूट में पाया जाता है। फ्लोएम का आपका मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में एब्सेंट होता है। मैच्योर सिम्पटी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन लिविंग होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म अभी भी है। तो सारी बातें सही होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट,
सर देखिए इनकरेक्ट और करेक्ट की मैचिंग आपको आनी चाहिए, और बटा ये भी ध्यान रखना होता है आपको कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन रूट, बिल्कुल सही है। रेडियल कहाँ पाया जाता है बेटा? रूट में पाया जाता है। कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, ये बेटा आपका पाया जाता है डाइकॉट में, स्टेम। लेकिन गलत क्या कर दिया, क्लोज्ड करने का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो एक गलत हो गया। अब पूछा क्या है? गलत, तो आपका सेकंड हो जाएगा आंसर। लेकिन आपका चौथे में क्या है? सेकंड और थर्ड दोनों है, तो मुझे थर्ड ऑप्शन देखना पड़ेगा। कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम, तो ओपन नहीं होता, क्लोज होता, तो उल्टा करना था, यहाँ पे क्लोज लिखना था और यहाँ पे ओपन, तब सही होता। तो आंसर इस हिसाब से बन जाएगा आपका फोर्थ। 2 और 3 दोनों ही गलत हैं। विच वन द फॉलोइंग आर सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच? तो मैक्सिलरी पैल्प्स बेटा आपके कैसे होते हैं? सेंसरी। तो ये है एनल सरसाई भी है, आइज भी है और एंटीनी भी है, तो सारे आंसर हो जाएंगे। एनल सरसाई और एनल स्टाइल दोनों याद कर लीजिएगा। एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल ये बेटा आपका होता है मेल कॉकरोच का फीचर, और जो एनल सरसाई होता है वो मेल और फीमेल दोनों का फीचर होता है। काइटिन इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। आपके सिलेबस में जो भी कार्बोहाइड्रेट के हैं सारे होमोपॉलीमर की ही कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट साइड होगा, एन टर्मिनल होगा, सी नहीं होगा। एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, LNRC, लेफ्ट साइड पहला एन, राइट साइड सी। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। पॉलीमर और भी याद होना चाहिए साहब आपको, मुझे जो लगता है। तो स्टोरेज में मैं एक स्टार्च देखा, ग्लाइकोजन देखा, फाइबर में मैंने देखा सेलुलोज, और एक स्टोरेज था इनुलिन। ये सब आपके होमोपॉलीमर हैं। ये किसके हैं? ग्लूकोज के होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और ये है होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये सब क्या है? पॉलीमर, और ये इसके मोनोमर हैं। ग्लूकोज का अरेंजमेंट अलग अलग लगता है। ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है, स्टार्च में ब्रांच और अनब्रांच दोनों होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के रूप में, और सेलोज में फाइब्रस होता है, मजबूती होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? प्राइमरी मेटाबोलाइट जो भी आपके बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा है आपने, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और आपने जो पढ़ा है प्रोटीन, तो शुगर आपका उसी का पार्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में रबर, गम, सेलुलोज, पॉलीमरिक सब्सटेंस में आते हैं, सही है। ग्लूट फॉर फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, इनकरेक्ट पूछा है और यही गलत हो जाएगा। ये बेटा ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज होते हैं इनटू द सेल, इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, इसलिए गलत हो गया। इन्फेक्शियस एजेंट से जो फाइट करते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एल्कलॉइड में मॉर्फिन एंड कोडीन आते हैं। सर मॉर्फिन आपका पॉपी प्लांट के पॉड से निकाला गया है, पॉपी प्लांट पॉड लेटेक्स, और इसका अगर मिथाइलेशन कर दें तो क्या बन जाता है? कोडीन। और इस लेटेक्स में जो मॉर्फिन निकला है अगर उसका क्या कर दें? डाई एसिटाइलेशन कर दें तो क्या निकल के आता है? हीरोइन। हीरोइन का कॉमन नाम होता है स्मैक, या कॉमनली स्मैक कहते हैं। और सर वाइट होगा, बिटर होगा, ऑर्डरलेस होगा, क्रिस्टलाइन होगा, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। ओपियोइड रिसेप्टर में आता है जो प्रेजेंट होते हैं CNS एंड GIT में। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम? दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, बिल्कुल सही है। देखिए
एक्चुअल में रियल में क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं भाई। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, राइबो और डीऑक्सीराइबो। तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए न्यूक्लियोप्रोटीन भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया ना डीऑक्सी है कि क्या है। कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में 70s पाया जाता है, 2 सब यूनिट स्मॉलर 30 और लार्जर 50s, ये भी सही हो गया। फाउंड इन आउटर स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में पाया जाता है, वो भी 70s टाइप का, तो सी गलत हो गया। 80s राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 40s एंड 60s प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनल, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर ये क्या होता साइटोप्लाज्म तो सही होता, क्योंकि ऑर्गेनल के अंदर 70s टाइप पाया जाता है, तो डी भी गलत हो गया। तो सर आपका सी गलत होने के कारण ए चला गया, डी गलत होने के कारण ए चला गया। अब आंसर बचा आपके पास पहला या दूसरा। अब बड़ा गड़बड़ आया भाई कि पहला भी सही लग रहा है और दूसरा भी सही लग रहा है। अब वनली ए या वनली बी में प्रेफर करना है, तो भाई बी ज़्यादा करेक्ट है। क्यों मोस्ट करेक्ट है प्यारे बच्चों? क्योंकि आप जानते हो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाउट है कि न्यूक्लियोप्रोटीन कौन सा है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। हैंस आंसर विल बी थर्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 136। इन यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्यों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हैं? तो इसका बच्चा एक ही रीजन है, क्योंकि ये अपना काम खुद कुछ कर लेते होंगे। अगर ये ऑप्शन रीजन में दिया होगा तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ऑन डीएनए, जिससे इनमें प्रोटीन की सिंथेसिस की मशीनरी होती है, मतलब आपका पूरा नहीं करते 30%। कहते हैं इन द लाइट ऑफ अबव द स्टेटमेंट, आपका सही दोनों हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया, सो आंसर विल बी द 4। अ शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसको बेटा बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्यों इंटरकाइनेसिस बोलते हैं? क्योंकि एस फेज एब्सेंट होता है। इंटरफेज मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है, और इंटरफेज 3 सब फेजेज में डिवाइडेड होता है, G1, S एंड G2। सिंथेटिक फेज एस फेज होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जब इक्वल डिवीजन होगा तब होगा, तो इक्वल डिवीजन माइटोसिस में होता है और एनाफेज 2 में होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे होमोलॉगस पेयर सेपरेट करते हैं। ठीक है ना, तो एक सिंपल सा रूल है, आप एनाफेज 1, 2 मत याद करिए, जहाँ पे इक्वल डिवीजन होगा वहाँ पे क्रोमोजोम के जो आपके सेंट्रोमियर होंगे वो टूटेंगे और बंटवारा होगा, ऐसे समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Ciliated protozoans have a cavity gullet that open to the outside of the cell of surface। तो गलेट में भी आपका सीलिया लगा होगा, जिससे पानी आएगा उसके साथ फूड लाएगा, फिल्टर फीडर कहलाते हैं। तो सीलिया कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी मदद करता है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। मरीन अमीबॉइड प्रोटोजोन हैव सिल्का शेल। ध्यान रखना है सेलवाल नहीं है, एक बाहरी परत है बॉडी की, सेल की नहीं परत है, बॉडी की परत है, ऑन देयर सरफेस। तो सही बात है। और ध्यान रखना ये सिंगल सेल होते हैं, लेकिन ये शेल बोला जाता है, ना कि शेलवाल। जबकि अगर हम डायटम्स की बात करते हैं तो डायटम्स में सिल्का सेलवाल पाई जाती है। ठीक है ना। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड में एक एग्रीगेशन बनता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, कई फीट तक ग्रो करेगी और फ्रूटिंग बॉडी स्पोर बनाएगा। स्पोर में ट्रू वॉल्स पाया जाता है। लेकिन बेटा ये प्लाज्मोडियम आप जब स्ट्रेट लिखते हो तो ये आपका वो होता है फ्रूटिंग बॉडीज में बनाने वाला, लेकिन अगर इसको हम तिरछा कर दें, इटैलिसाइड्स कर दें, तो ये हो जाता है मलेरियल पैरासाइट, जो स्पोरोजोन ग्रुप में पाया जाता है। मोस्ट नोटोरियस होता है, मलेरिया करता है और इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो सारी बातें सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सी बात गलत है? माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो देखिए पहले मिल गया, क्योंकि आपको पता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन में क्या आता है, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, और बेटा
कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होना चाहिए था, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सही है। पैथोजेनिक प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल चीज़ है, बिना सेल मेम्ब्रेन की सेल कहलाएगी ही नहीं, यानी यूनिवर्सल होता है। केमिकल नेचर भी हर जगह यूनिवर्सल होता है, खाली आर्की बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होता है। इन मियोसिस हाउ मेनी साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, तो बेटा मियोसिस 2 फेज में होता है, 1 एंड 2। लेकिन सर जो मियोसिस 1 के बाद जब 2 आता है तो बीच में इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस आता है जिसमें एस फेज एब्सेंट होता है। तो हेंस इट इज प्रूव दैट आपका सिर्फ एक फेज में आपका क्या होगा, यानी इंटरफेज जो पहली बार मियोसिस 1 से पहले होगा वहाँ पे होगा क्या, एस फेज। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज बाय डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखिए डिप्लोटीन डी, डिजोल्यूशन डी, तो बिल्कुल सही है। डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टूट जाता है लेकिन जहाँ से क्रॉसिंग ओवर है वहाँ पे रहता है, तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है कियाजमेटा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए था कि डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन भी होगा, कियाजमेटा फॉर्मेशन होगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, डायाकाइनेसिस, तो टर्मिनल में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। पैकेटिन में सी आता तो क्रॉसिंग ओवर होगा और क्लियर टेट्राड दिखेंगे। जाइगोटिन मतलब जुड़ना होता है तो सिनेप्सिस होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लेप्टॉन मतलब होता है थ्रेड लाइक, तो लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक डीएनए दिखता है, कंडेंसेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर बेटा जिस एंजाइम से होता है उसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कॉमन नेम के साथ ऑर्डर है, तो मैन में प्राइमेटा ऑर्डर होता है, अगर एनिमल का ऑर्डर होता है आ की फेलिंग आती है, और प्लांट का ऑर्डर होता है तो एल्स आता है, तो सैपियंस मैंगो को होता है। एसी आ गए तो फैमिली होगा, ये होना चाहिए था पोएल्स। तो सर बेटा इनकरेक्ट पूछा है तो आपका क्लियर हो जाएगा थर्ड। हाउस फ्लाई का ऑर्डर होता है डिप्टेरा, कार्निवोरा होता है कैट एंड डॉग का, पॉलीमोनियल्स होता है सोलेनेसियन, कॉन्वोल्यूसिव फैमिली का। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग विच फेज द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, तो देखिए एस फेज और सा से सेंट्रियोल भी आता है, सा से सिंथेसिस भी आता है, तो डीएनए की सिंथेसिस भी होता है। G2 में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का होता है क्योंकि डीएनए बनेगा तब इनमें बंटवारा होगा। और मोस्ट ऑर्गेनल अगर पूछा जाए तो क्या लगा दोगे बेटा आप, जीवन। ये लाइन कहाँ निकली, समरी में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एम फेज डिवीजन फेज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, रेडियल सिमेट्री, तो बेटा रेडियल सिमेट्री आपका पाया जाता है सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एडल्ट इकाइनोडर्मेट, तो ऑरेलिया जेलीफिश, ओबेलिया में भी पाया जाएगा। एस ऐसे करिए, देखिए एसिमेट्रिकल आपको पता है स्पंजेस होते हैं यानी C2। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन दिखाता है, ओबेलिया, मेटाजेनेसिस D4, तो C2 D4 आपका थर्ड ही ऑप्शन में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका थर्ड, ठीक है ना। ओबेलिया में पाया जाता है मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, MP से मेडुसा बनेगा पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उल्टा क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल। फिगर को पहचानना है, देखिए जैसे लग रहा है यू जैसा, तो क्या हो जाएगा, यू स्पॉन्जिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, बाथ स्पंज। और साहब सुनिए, जैसे पोरीफेरा होता है तो मरीन ज़्यादा होते हैं, तो जैसे लगता है कि फ्रेश वाटर, अरे भाई फ्रेश वाटर का एक नाम दिया था स्पॉन्जिला, तो मरीन होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला आता है, इसलिए आपका अलग से नाम दिया गया था उसका, यानी ज़्यादातर मरीन होते हैं पोरीफेरा। बाइसेक्सुअल होगा, ऑस्ट्रिया पाया जाएगा, मेनी माइन्यूट स्पोर्स। तो 4 बातें सही, एक गलत आंसर हो जाएगा थर्ड। इन टेडोफाइटा गैमेटोफाइट जनरेशन इज फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलवाइड कॉल्ड प्रोथैलस, बिल्कुल सही है।
टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फ्री होते हैं, डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। टेरिडोफाइटा में पहली बार वेस्कुलर टिश्यू आया, पहली बार हेट्रोस्पोरी आई, लेकिन ज़्यादातर टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। तो दोनों बातें सही हैं। हेट्रोस्पोरस दो जनरा होते हैं, सिलेजनेला एंड साल्विनिया। हेट्रोस्पोरी में फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट के स्पोरोफाइट पे रिटेंड रहेगी और मेल गैमेटोफाइट ट्रेवल करेगा, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट होता है। तो बात किया जाए फंजाई, एल्गी, ब्रायो और मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल आर होमोस्पोरस। और जब तक होंगे होमोस्पोरस, देखिए जीवन का परम सत्य, कभी कंफ्यूजन होता है याद कर लीजिए। बोलिए सर, जब तक होंगे होमोस्पोरस गैमेटोफाइट होगा, फ्री लिविंग, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हेट्रोस्पोरी आ जाएगी तो गैमेटोफाइट कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो बात बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। यानी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट कहाँ होगा, जिम्नो में, एंजियो में और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी फॉर फोटोसिंथेसिस पायरिनवाइड, पायरिनवाइड तो स्टोरेज बॉडी होती है। प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। एक क्लोरोप्लास्ट में एक से ज़्यादा पायरिनवाइड पाए जा सकते हैं। याद रखना बॉडी किसका बनेगा, प्रोटीन का, और चारों तरफ क्या स्टोर किया होगा बेटा, स्टार्च। तो ये हो गया स्टार्च, और बॉडी किसकी बनी है बेटा, प्रोटीन। आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड फाइंड द करेक्ट। तो बेटा ये देखिए उल्टा चलिए तो क्या लिखता है, एफ, ए हो गया फ्यूकस, और ए हो गया पीत, ए हो गया पोरफायरा। तो ए फ्यूकस, क्लोरोफिल ए एंड सी होना चाहिए था, डी नहीं। ए तो सब में कॉमन है, डी पाया जाता है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी होगा, यहाँ पे ए एंड डी होगा। पोरफायरा विदाउट गैमिट, ना 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 गैमिट होगा लेकिन विदाउट फ्लैजेला वाला, नॉन मोटाइल होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। बी लेमिनेरिया है नहीं, हालांकि रिजर्वफुल मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन पाया जाता है। फ्यूकस हो जाएगा, और फ्यूकस में पायरीफॉर्म्स गैमिट पाए जाते हैं, दो फ्लैजेला होंगे, लैटरल होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब फ्रॉग आरबीसी, पहली बात तो फ्रॉग की आरबीसी हम लोग की जैसी नहीं होती, न्यूक्लिएटेड होती है। तो ए न्यूक्लिएटेड गया, ए न्यूक्लिएटेड गया, और हीमोग्लोबिन तो पाई जाता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। जबकि मोस्ट ऑफ मैमल की आरबीसी कैसी होती है, विदाउट न्यूक्लियस यानी ई न्यूक्लिएटेड। कहने का मतलब मोस्ट लिखा है, कुछ में पाया जा सकता है, जैसे कैमल में। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव ई न्यूक्लिएटेड मैच्योर आरबीसी। तो बच्चों ये होता है। अब आपके सामने आएंगे संगम सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा 150 के बाद जरा हम लोग बढ़े हैं 151 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 151, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट hepatic portal system and renal portal system both are present in frog. Special venous connection between kidney and lower part of the body is called renal portal system. तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि बेटा फ्रॉग में दोनों पोर्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हिपैटिक एंड पोर्टल सिस्टम वो पोर्टल सिस्टम जो लीवर के साथ कनेक्शन बनाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जो किडनी के साथ रिलेशन बनाता है उसे रीनल पोर्टल सिस्टम, और दोनों सिस्टम बेटा हमें फ्रॉग में देखने को मिलते हैं। स्पेशल वेनस सिस्टम कनेक्शन बिटवीन किडनी ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, और बेटा जो किडनी के साथ एसोसिएशन बनता है उसे रीनल पोर्टल सिस्टम। इसलिए दोनों बातें हो गई ट्रू, और अपने पास स्टेटमेंट हो गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। बेटा वो कौन सा पोर्टल सिस्टम है जो ऑल मैमल्स में मिलता है? वो कौन सा पोर्टल सिस्टम है जो सारी मैमल्स में देखने को मिलता है? तो बेटा ऑल मैमल्स में जो पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है बेटा इसे हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसे हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम बेटा ह्यूमन बीइंग में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ह्यूमन बीइंग में
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है, इसलिए ऑल मैमल्स हैव हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेकंड देखिए 152, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन। In C4 plant, photorespiration does not occur. C4 plant have a mechanism that increase concentration of CO2 at enzyme site. तो देखो भैया, क्या हम लोगों ने पढ़ा था C3 और C4 प्लांट में डिस्टिंग्विश करने वाला फीचर फोटोरिस्पायरेशन, फोटोरिस्पायरेशन। और हमें याद होना चाहिए भाई, फोटो रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन C3 प्लांट बट नॉट टेक प्लेस इन C4 प्लांट, इसीलिए C4 प्लांट होते हैं मोर प्रोडक्टिव। अब बेटा फोटो रिस्पायरेशन कब देखने को मिलता है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा ये जो RUBP एंजाइम होता है, ये अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये RUBP कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है। अगर ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है तो हमें फोटो रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो भैया फोटो रिस्पायरेशन C4 प्लांट में नहीं मिलता, सो असर्शन इज ट्रू। C4 plant have mechanism that increase CO2 concentration of the CO2 at the enzyme site. अब ऊपर वाले ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी कि बेटा जो C4 प्लांट होते हैं, इनकी बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चलती है, जहां पाए जाने वाला एंजाइम रिसेप्टर RUBP, बेटा यहां हमेशा CO2 की कंसंट्रेशन हाई ही रहेगी, ऑक्सीजनेस की तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए यहां और फोटो रिस्पायरेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज 152 correct option is both assertion and reason are correct and explanation are also correct, so correct option fourth. Given below the two statement, lamellae of grana have both photosystem first and second. Cyclic phosphorylation occur when light wavelength below the 680 nm are available for excitation. 153 करेक्ट ऑप्शन इज। चलो भाई, पहले बात करें लेमेली ऑफ ग्रेना की, तो भाई क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखो, तो ये हो गया आपकी ग्रेन थैल, ये हो गई थैलेकॉइड, स्टैक हो गया ग्रेना, और दो ग्रेना के बीच को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रोमा लेमेली। और यहां बात है लेमेली ऑफ ग्रेना है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बेटा स्ट्रोमा लेमेली में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं। पर ये केस है स्ट्रोमा लेमेली का, यहां लेमेली ऑफ ग्रेना कहा गया है, जिसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों पाए जाते हैं। तो यहां नॉन साइक्लिक साइक्लिक बेटा दोनों देखने को मिलेंगे। लेकिन तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू, और साइक्लिक फास्फोफोटो अकर इन लाइट द वेवलेंथ ऑफ द फोटो बिलो 680 अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। अब बेटा अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन अपनी जर्नी P700 से करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पर पहुंचकर जो FES वहां से वापस घूमकर अपने रिएक्शन सेंटर पर आता है। तो भैया यहां बिलो 680 nm नहीं, above 680 nm पर काम होता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड।
तो फिर एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 153, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ एन एंजाइम, इट इज। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम का कौन सा पार्ट होता है? तो हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करी थी, और बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीनियस पार्ट भी होता है और बेटा होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट। प्रोटीनियस पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम एंजाइम, और नॉन प्रोटीनियस को कहते हैं कोफैक्टर। और जो कोफैक्टर मिले हमें दो तरह के मिले, एक मिला ऑर्गेनिक और एक मिला इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टाइटली बाउंड और एक लूजली बाउंड। जो टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक होते हैं इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और बेटा जो लूजली बाउंड होते हैं इन्हें कोएंजाइम कहा जाता है। तो बात यहां प्रोस्थेटिक ग्रुप की होती है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट में भी ऑर्गेनिक पार्ट है, इसलिए जितने ऑप्शन इनऑर्गेनिक के हैं बाहर निकल जाएं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड है, लूजली बाउंड नहीं, तो भैया लूजली बाउंड वाला भी ऑप्शन बाहर निकल जाए, तो अपने पास ऑप्शन 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, जो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेफरेंस में जरा करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेफरेंस में करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में टाइटली लिंक्ड जीन आर सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अब बेटा क्रोमोसोम सेम है और दो जीन्स आपस में टाइटली बाउंड है, तो भैया जनरली नो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो पहला ही स्टेटमेंट हो गया सही। दूसरा देखें, टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज हायर रिकॉम्बिनेशन। जब ठीक है हम लोगों ने पढ़ा जिसमें डिस्टेंस ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा और डिस्टेंस कम रिकॉम्बिनेशन उतना कम, इसे याद रखें। अब बेटा ये केस है हायर रिकॉम्बिनेशन नहीं बेटा लोअर रिकॉम्बिनेशन। जीन्स फॉर ए पार्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अगर जीन फॉर ए पार्ट सेम क्रोमोसोम है तो फ्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को। जीन आर लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम को जरा याद रखें। क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक्ड जीन्स, नो। So now 55 correct option is option first. Given below the two statement, RNA polymerase third transcribe precursor of mRNA to the hnRNA। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल्स होती हैं, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए सेट ऑफ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और इस सेट ऑफ एंजाइम में अनप्रोसेस्ड आरएनए बनता है, इसे एचएनआरएनए कहते हैं। और बेटा ये जो एचएनआरएनए है ये मैच्योर एमआरएनए में बदलता है। इस प्रोसेस को आपने कुछ ही टर्म से जाना है। और बेटा इस कन्वर्जन में जो एंजाइम काम करता है इसे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड कहा गया। तो नाउ इट इज नॉट ए केस ऑफ थर्ड, इट इज केस ऑफ थर्ड सेकेंड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। यस, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब आरआरएनए 28S, 80S और 55S। तो बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्राइब कराता है राइबोसोमल आरएनए जो 80S, 28S, 80S होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो अपने पास फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया बेटा फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो 156 करेक्ट ऑप्शन इज 156 correct option is first is incorrect, second is correct, so correct option is option third.
157 देखें भाई, द discontinuously synthesized fragment are later joined by the enzyme। भैया जब डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ तो डीएनए के रिप्लिकेशन में दो तरह के सेगमेंट बने। वो सेगमेंट जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं इन्हें हम लोग ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। इन सेगमेंट को आपस में जोड़ने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है इसे हम लोग डीएनए हेलिकेस कहते हैं और डीएनए लाइगेस कहते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए बेटा एंजाइम डीएनए लाइगेस की जरूरत पड़ती है, इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। तो डीएनए को डीएनए से जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेस और डीएनए से डीएनए बनाना डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनाना आरएनए पॉलीमरेज। हेलिकेस डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हेलिकेस का यूज किया जाता है। 157 करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन। बेटा डीएनए के कौन से पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं? तो बेटा हम लोगों को याद है कि भाई जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो हमें दो तरह के देखने को मिले, पिरिमिडीन और पेरिमिडीन। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर 4 ग्राफ रूल आपको याद है, 4 ग्राफ का रूल याद है, तो हम लोगों ने ए को टी के साथ जुड़ते देखा है और जी को सी के साथ जुड़ता, ए डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जी सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है और ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन नाइट्रोजनस बेस्ड। अच्छा भाई, अब देखो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता इसे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह देते हैं। और बेटा पेंटोज शुगर और फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है इसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और बेटा 2 फास्फेट, ये रहा पी, इधर की पेंटोज शुगर इधर पेंटोज शुगर से जुड़ता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। सो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, origin of replication is a definite region E. coli DNA where the replication is originate। बेटा जो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है इसे हम लोग ओरी के तौर पर जानते हैं और ओरी वो साइड होती है जो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को कराती है। और आपको याद होना चाहिए कि बेटा ये कॉपी नंबर को भी रेगुलेट कराती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। The process of copying genetic information from one strand of DNA to RNA is translation। नहीं भाई, देखो भाई डीएनए से डीएनए बनाना बेटा ये कहलाता है रिप्लिकेशन। और बेटा डीएनए से आरएनए बनाना इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनाना इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और बेटा आरएनए से प्रोटीन बनाना इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेटा डीएनए से आरएनए का बनाना ट्रांसलेशन नहीं बेटा, इट इज केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का केस है। So second statement is false, first is true, but second is false. So correct option is option second. So 159 correct option is option second. चले 160 की ओर। Given below the two statement, one labeled as assertion and another labeled are reason. The rate of decomposition is controlled by chemical composition and detritus and climatic factor. Yes. जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता, केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर। अब बेटा अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो डिट्राइटस अगर नाइट्रोजन रिच है और शुगर रिच है, शुगर रिच है तो बेटा ये फास्टर डिकम्पोजिशन करेगा। और अगर लिग्निन रिच है, काइटिन रिच है तो बेटा ये स्लोअर करेगा। और अगर क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो बेटा अगर वार्म, ह्यूमिड, एरोबिक होगा
तो बेटा फास्टर डिकम्पोजिशन करेगा। तो एसर्शन इज ट्रू। रीजन, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन एंड लिग्निन एंड काइटिन रिच डिट्राइटस डिकम्पोजिशन इज फेटर, नहीं बेटा फास्टर हो जाएगा। यहां थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई। तो भैया वार्म और मॉइस्ट कंडीशन तो फेवरेबल है डिकम्पोजिशन के लिए, लेकिन बेटा अगर लिग्निन और काइटिन होगा, अगर लिग्निन और काइटिन होगा तो स्लोअर होगा, और यहां लिख दिया गया फास्टर, तो रीजन तो हो गया फॉल्स, एसर्शन हो गया ट्रू। एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 161, बेटा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। तो जो डिफरेंट स्पीसीज का वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन। और इस केस में देखो सबसे नीचे तो हमें अरेंजमेंट में हर्ब नजर आते, फिर नजर आएगा शर्ब, और सबसे ऊपर हम लोग ट्री को देखते हैं। दिस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट स्ट्रेटिफिकेशन, सो करेक्ट ऑप्शन इज 161 इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 162। तो 162 की बात करी गई, तो बेटा 162 में हमने देखा कि जो डीएनए है और जो वेक्टर है बेटा, इसे इस सेम आरी से काटा गया, और काटने पर ये इंड बना ब्लंट इंड और बना स्टिकी। स्टिकी इंड जो बनता है वो लाइगेस और हाइड्रोजन बॉन्ड की सुविधा देता है, और यहां हमें जो इंड दिखाई पड़ रहा है बेटा ये स्टिकी इंड है, और ये इको R1 का पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस है, और बेटा इको R5 जो होता है वो ब्लंट इंड बनाता है। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 163 देखें, assertion DNA fragment can be separated by gel electrophoresis। यस, डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का सहारा लेते हैं उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग एग्रोस जेल का यूज करते हैं, नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से ऑब्टेन करते हैं, नॉन मेटेलिक प्लेट को लेते हैं, इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, दो तरह के सैंपल यूज करते हैं, डाइजेस्टेड नॉन डाइजेस्टेड, 4 वेल का यूज करते हैं, सीवरिंग इफेक्ट होती है, और डीएनए का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू साइज ड्यू टू चार्ज हो जाता है, और हम पर्टिकुलर डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए इथियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं, यूवी रेडिएशन डालते हैं, ऑरेंज बैंड नजर आता है, काट कर बाहर निकाल लेते हैं, प्रोसेस इल्यूजन कहलाती, सब आप जानते हैं। DNA fragment are negatively charged molecule, they can be separated by forcing move toward the anode under the electric field through the medium। अब बेटा डीएनए सेपरेशन में आपने याद किया है, डीएनए सेपरेशन याद किया है, डीएनए सेपरेट करते हैं चार्ज साइज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं ड्यू टू चार्ज। अब बेटा ये वाला इंड बेल वाला इंड था, और जो बेल वाला इंड है यहां निगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है और यहां पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है, तो डीएनए साइज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। जो छोटा वाला है वो तेजी से भागकर चला जाता है और एनोड की ओर मूव करते हैं और वो सेपरेट होकर अरेंज हो जाते हैं। तो 163 की बात करें तो अब बेटा दोनों रीजन देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और बाय फोर्सिंग मूव करते हैं एनोड की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब बेटा ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और अगर बात करेक्ट एक्सप्लेनेशन की करेंगे तो अपने पास ऑप्शन फोर्थ होगा, अपने पास ऑप्शन फोर्थ होगा। टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन पीबीआर 322। बेटा पीबीआर 322 में कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट हैं? तो हम लोगों ने डेटा याद कर रखा है बेटा, 2 सेलेक्टेबल मार्कर पाए जाते हैं, 1 रोप कोट पाया जाता है, 1 ओरी पाई जाती है और 8 आरी की साइट पाई जाती हैं, 8 आरी की साइट पाई जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन 164 ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 165 की ओर जरा ध्यान से देखा जाए
तो द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ CDRI एंड KVIC। तो भैया बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो KVIC ने तो दी है, लेकिन इट इज नॉट ए केस ऑफ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज ए केस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। और बेटा CDRI को याद रखते हैं सहेली के लिए। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड लेडी बर्ड इज यूज फॉर गेट रिड ऑफ एफिड। यस, लेडी बर्ड का यूज हम लोग एफिड से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। इको R1 कट DNA बिटवीन बेस ऑफ द GA ओनली व्हेन। तो बेटा अब हम लोग पहचाने जो इको R1 होता है इसका पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो भैया पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस हम लोगों ने बात करी थी गटैक एंड सटैक की। गटैक एंड सटैक इज ए पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ इको R1। अब ये कट लगाता है G और A के साथ, क्योंकि ये सेगमेंट किसका है, DNA का। तो भैया यहां 5 है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और बेटा ये जो मिला है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का नहीं DNA। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Which of the following statement would be correct for RNI technique? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट RNI टेक्निक के लिए सही है। चले भाई, अब RNI जिस बार फर्स्ट डिवाइस टू प्रोटेक्टिंग रूट फ्रॉम टोबैको प्लांट फ्रॉम फंगस मेलियोडोगानी इनकॉग्नेसिया। ये बात सही है कि ये पहला मेथड है टोबैको की रूट को बचाने का है, लेकिन बेटा ये फंगस से बचाने का प्रयास नहीं है। मैलेट MI इज ए नीमेटोडा। अब बेटा जो नीमेटोड्स होते हैं इन्हें हम लोग एस्के हेलमिंथेस कहते हैं। सो इट इज केस ऑफ नीमेटोड नॉट फंगस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। RNI टेक प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। अब बेटा यहां बात ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की नहीं है, NCERT कहती है जनरली यूकैरियोटिक, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट भी हैं जिनमें सेलुलर डिफेंस देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू NCERT सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। तो ये केस हो गया यूकैरियोटिक का। और बेटा पेस्ट स्पेसिफिक जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट प्लांट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेंस एंड एंटीसेंस ऑफ RNA। तो भैया मैकेनिज्म ही होती है जो स्पेसिफिक RNA है। इसे स्पेसिफिक RNA किसका, MI का, इसे हमें साइलेंट करना होता है। साइलेंट करने के लिए स्पेसिफिक जो जीन है, स्पेसिफिक पैथोजन की जीन है, उसे एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है यूकैरियोटिक प्लांट में जीन ले जाने के लिए एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का यूज करते हैं। अब इस प्लांट में बेटा ये सेंस स्टैंड बनाता है और एंटी सेंस स्टैंड बनाकर ये डबल स्टैंड RNA प्रोड्यूस करता है। अब ये डबल स्टैंड RNA इस पे जो स्पेसिफिक RNA है इसे साइलेंट करता है। सो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। द स्पेसिफिक RNA ऑफ द पेस्ट आर साइलेंस्ड बाय डबल स्टैंड DNA। नो, इट इज केस ऑफ डबल स्टैंड RNA। सो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 168 साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन विच पैरामीटर। बेटा पॉपुलेशन की साइज कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो बेटा पॉपुलेशन की साइज फूड अवेलेबिलिटी पर भी करती है, प्रेडिशन प्रेशर पर भी करती है, एडवर्स वेदर भी करती है। अगर बेटा फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होगी पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा। प्रेडिशन प्रेशर जितना कम होगा, प्रेडेशन प्रेशर जितना कम होगा पॉपुलेशन साइज उतनी ज्यादा होगी, प्रेडेशन प्रेशर जितना ज्यादा होगा पॉपुलेशन की साइज उतनी कम होगी। एडवर्स वेदर होगा तो अगेंस्ट वेदर की बात है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, और अगर फेवरेबल टू वेदर है तो भैया पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी। दोनों पैरामीटर, तीनों पैरामीटर पॉपुलेशन की साइज को इफेक्ट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ।
Which of the following is interspecific interaction in species? Both species are harmed. तो कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज नुकसान में जाती हैं? पहली स्पीसीज, एक स्पीसीज फायदे में, एक ना फायदे में ना नुकसान में, केस कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों स्पीसीज बेटा फायदे में रहती हैं, म्यूचुअलिज्म। और कंपटीशन वो है जिसमें दोनों नुकसान में चली जाती। प्रेडेशन एक फायदे में और एक नुकसान में, नुकसान में जाने वाली स्पीसीज प्रे कहलाए और बेटा फायदे में रहने वाली प्रेडेटर कहलाए। तो कौन है जो दोनों पार्टियां नुकसान में चली जाएं? इट इज केस ऑफ कंपटीशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। The female bee of the color pattern change with slightly for any reason during evolution. अब बेटा अगर फीमेल बी का पैटर्न चेंज हो जाएगा तो चेंज देखने को मिलेगा वन पेटल पर। तो बेटा इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट नहीं, इंक्रीज फ्लावर नहीं, असर पड़ेगा एक पेटल पर जो फीमेल की तरह रिजेंबल्स करके स्यूडो कपुलेशन परफॉर्म कराती, जिससे पॉलिनेशन देखने को मिलता है, सेक्सुअल डेसेट देखने को मिलता है। और यहां मॉडिफिकेशन बेटा चेंजेस सेपल में नहीं होते। 171 each tropic label have certain mass of living material at particular time is called standing crop. Yes, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में पर्टिकुलर टाइम पर जो बायोमास पाया जाता है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अगर पर्टिकुलर टाइम पर मिनरल्स की प्रेजेंस देखी गई तो उसे स्टैंडिंग स्टेट कहा गया। बायोमास स्पेसिफिक एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश एंड ड्राई वेट। यस, जो बायोमास होता है इसे फ्रेश वेट से भी रिजेंबल करते हैं और ड्राई वेट से भी रिजेंबल करते हैं, दोनों से करते हैं, लेकिन दोनों बातें सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बेटा नॉट के साथ जाना है हमें, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो करेक्ट ऑप्शन 171 इज ऑप्शन फर्स्ट। चले 172 की ओर, चले 172 की ओर। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन रीजन स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिक जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इनकॉर्पोरेटेड इन सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। तो बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोगों ने बैसिलस thuringiensis से बीटी जीन को निकाला था और वेरियस क्रॉप में लगाया था। जिन क्रॉप में लगा दिया बेटा इन्हें बीटी क्रॉप कहा था। ऐसी ही क्रॉप एक कॉटन क्रॉप होती है जिसे बीटी कॉटन कहा गया। सो असर्शन इज ट्रू। रीजन जीन क्राइफ सेकंड ए बी कंट्रोल द कार्न बोरर। अब बेटा ध्यान से देखना, हम लोगों ने जो बीटी क्रॉप कॉटन बनाई इसमें जीन लगाई क्राई 1AC और क्राई सेकंड AB। तो क्राई सेकंड फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB कॉटन बोरर से बचने के लिए लगाई, ना कि कार्न बोरर। और कार्न बोरर से बचने के लिए हमने क्राई 1AB का यूज किया। तो रीजन हो गया फॉल्स और बेटा assertion is true, तो assertion is correct, region is false, so correct option is option second. तो 172 correct option is option second. 173 population evolved in maximize reproductive fitness is called as Darwin fitness represented by। तो भैया डार्विन की फिटनेस बताती है हाई R वैल्यू। तो 173 correct option is option second. Which is the correct statement? बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान से देखिए, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट। यस, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया। यस, इंडिया इज ए वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी पाई गई, उनमें से इंडिया एक है। दिस इज ट्रू। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Which type of antibody produced during allergic reaction? कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होकर एलर्जिक रिएक्शन कराती है? तो भैया बार बार पढ़ा, इसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। IgE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। और बचने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन का यूज करते हैं, स्टेरॉइड का यूज करते हैं और एड्रेनलिन का यूज करते हैं। बेटा जो IgM और IgA होता है ये पाई जाती हैं कोलेस्ट्रम में। IgM IgA पाई जाती है कोलेस्ट्रम में
अब बेटा कोलेस्ट्रम में मोस्ट, अब दोनों पाई जाएंगी, और बेटा मोस्ट एबंडेंट की बात करेंगे तो बेटा IgA याद आ जाए। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन 4th। और ये था बेटा 151 to 175। आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एली सर। अच्छा बच्चों, आपने 175 तक संगम सर से क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आगे 176 से आपको डिस्कस करता हूं, है ना। तो सबसे पहला 176 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एड्स इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं एड्स के बारे में बात करूं तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि यहां पर एड्स में होता क्या है। तो टी लिम्फोसाइट के नंबर कम होते हैं, लेकिन कौन से टी लिम्फोसाइट के नंबर कम होते हैं। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर इनके डिफरेंशिएशन में टाइप ऑफ टी सेल्स की देखे जाए तो आपको 4 तरह की सेल मिलेंगी। एक को हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक को हम कहेंगे मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल, है ना। और एक को हम बोलने वाले हैं सप्रेसर टी सेल, और एक को हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल। तो आपको ये 4 तरह की टी सेल समझ आनी चाहिए। और एड्स के केस में हेल्पर टी सेल के नंबर कम हो जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एंटीबॉडी को बनवाने में, क्योंकि यही मैसेज भेजते हैं बी लिम्फोसाइट को। इनके नंबर कम हो जाएंगे तो बी लिम्फोसाइट को मैसेज नहीं जाएगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पर टी लिम्फोसाइट के, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के कम होने से एड्स का इंफेक्शन हम मानते हैं। डेप्लेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, गलत हो गया, क्योंकि हमें यहां पर डेप्लेशन ऑफ टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट की बात करनी पड़ेगी। आंसर 3rd हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए 177 गिवन मैचिंग, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कितनी मैचिंग इसमें सही है। तो सुपीरियर ओवरी किसमें होती है, इंफीरियर ओवरी किसमें है, और आपको बताना है एक्साइल प्लेसेंटेशन और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो एक बात को याद रखना, सुपीरियर ओवरी मालवेसी में होती, और सुपीरियर ओवरी में कहा जाता है कि जो गाइनोशियम होता है उसमें जो कार्पेल के नंबर होते हैं 3 से लेकर इनफाइनाइट वेरी करते हैं, और सुपीरियर ओवरी होती है ना, सुपीरियर ओवरी है। कंपोजिटी में याद रखिएगा, ये कंपोजिटी में इंफीरियर ओवरी होती है। कैसी इंफीरियर, कैसी ओवरी होती है, इंफीरियर ओवरी होती है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको मालवेसी में देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि चाइना रोज इसका मेंबर है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन चाइना रोज में देखने को मिलता है। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा फैबेसी में, क्योंकि यहां पर वेंट्रल सुचर्स पर, मतलब मार्जिन पर आपका प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होगा, उसी के ऊपर ओव्यूल होंगे। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आंसर आपको 4 होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ऐसी सेल है बॉडी की जिसे हम HIV फैक्ट्री कहते हैं। तो आपने HIV का इंफेक्शन सुना होगा, सबसे पहले बॉडी में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद मैक्रोफेजेस को अपना शिकार बनाएगा, मैक्रोफेजेस में अपने नंबर बढ़ाएगा, और फिर जाकर लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा। जब सफिशिएंट अमाउंट में टी लिम्फोसाइट कम होंगे तो आपको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होना शुरू हो जाएंगी। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपको किसी तरह से डिजीज नहीं पहुंचा पाते थे, टी लिम्फोसाइट के कम होने से आपका CMI इतना कम हो जाएगा जिससे आपको वो सारी डिजीजेस लग जाएंगी और बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। तभी हम सिंड्रोम का नाम लेंगे, तभी हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि सिंड्रोम में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर HIV फैक्ट्री हम किसे कहते हैं, तो HIV फैक्ट्री लिम्फोसाइट नहीं, मैक्रोफेजेस होती हैं, इओसिनोफिल्स नहीं, बेसोफिल्स नहीं। आंसर आपके पास सेकेंड हो जाएगा। आगे बताएं, 179 में ये फोटो दिया हुआ है PBR 322 का, और वो क्या पूछ रहा है कि भाई फिगर जो दिया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोलाई वेक्टर PBR 322, which one of the following option correctly identify its certain components। तो आपको पता है कि ये PBR 322 में मतलब कोई भी वेक्टर तभी होना चाहिए, वेक्टर की 3 कुछ खास बातें होती हैं। वेक्टर के लिए 3 खास बातें होना जरूरी है, उस पर ओराई होना जरूरी है, उस पर सेलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर पाए, सेलेक्ट कर पाए। और तीसरा, उस पर क्लोनिंग या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट होना जरूरी है।
क्लोनिंग साइट होना जरूरी। इन द केस ऑफ पीबीआर 322 में याद रखिए कि आपको क्लोनिंग साइट कितनी है, तो आप गिनती गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हैं। सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं और इसके नाम पर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और एक टेट्रासाइक्लिन आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। होराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। होराई का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन एक पॉइंट और लिखा हुआ है जिसे वो कह रहे हैं आरओपी। आरओपी क्या होता है? तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन। जरूरी होती है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में। तो कह रहे हैं कि हिंद थर्ड इकॉर्बन सेलेक्टेबल मार्कर है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हैं। फिर लिखा एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये बात सही है। फिर लिखा है ओराई का मतलब ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन साइट, नहीं, इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आरओपी का फुल फॉर्म लिखा है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटीन। तो सही जवाब आपके पास सेकंड आ गया। सही जवाब क्या आ गया बेटा? सेकंड आ गया। यस और नो जल्दी से बता दें। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। बेटा याद रखना मैं ये कहने वाला हूं कि इसमें ये क्वेश्चन एक बार इको R5 से पूछा जा चुका है और इससे मुझे ब्लंट एंड प्राप्त होते हैं, ब्लंट एंड इससे प्राप्त होते हैं। बाकी आपके साल 1 से भी स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं, और ये XHO1 क्या है? तो इसे हम कहते हैं कि भाई X से मतलब ज़ैंथोमोनास और ज़ैंथोमोनास हेलिकोकोला। ज़ैंथोमोनास, इसका नाम देखिए ज़ैंथोमोनास है ना, ज़ैंथोमोनास हेलिकोकोला, ये है ना। तो आपके पास ऑर्गेनिज्म है और इससे आपके XHO1 प्राप्त किया गया, जिसके भी स्टिकी एंड्स ही आते हैं। कैसे एंड आते हैं? स्टिकी एंड। हिंद थर्ड से भी स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना था कि किस वाले एंडोन्यूक्लियस है जिससे मुझे ब्लंट एंड या फिर स्मूथ एंड प्राप्त होंगे। तो आंसर क्या होगा? तो ये आंसर होने वाला है इको R5। हालांकि इको R1 याद रखिएगा, इको R1 से भी आपको स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं आपके इको R1 से, लेकिन इको R5 से ब्लंट एंड। आगे, नॉर्मली प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द इंटरडिजिटाइजेशन ऑफ। ये अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे तो गलत कर सकते हो। लिखा हुआ है नॉर्मली प्लेसेंटा जो बनता है वो नॉर्मली प्लेसेंटा फॉर्म्ड बाय इंटरडिजिटाइजेशन, मतलब ये फिंगर जैसा जो आपके पास पहले क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं जिसे हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन की वॉल के बीच इंटरडिजिटाइजेशन होता है। तो वो पूछ रहा है कि इंटरडिजिटाइजेशन किसका है? कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोब्लास्ट का नहीं, कोरियोनिक विलाई और फैलोपियन ट्यूब वॉल का बिल्कुल नहीं, कोरियोनिक विलाई विद यूट्राइन वॉल यस, कोरियोनिक विलाई विद इनर सेल मास नहीं। तो आंसर आपके पास 181 का क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके बेटा, अगला देखिए। अगला लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैच कौन है? तो जेनाइटल हर्पीज क्योरेबल लिखा हुआ है, हालांकि ये गलत है, ये तो नॉन क्योरेबल होता है। ये क्या है? नॉन क्योरेबल STI है। जेनाइटल वार्ड्स यहां पर नॉन क्योरेबल लिखा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये क्योरेबल है। नॉन क्योरेबल में 3 आते हैं, आपके पास आ जाएगा HIV मतलब एड्स, हेपेटाइटिस बी और आपके पास यहां पर आ जाएगा जेनाइटल हर्पीज। बाकी बचे हुए सारे कैसे होंगे? वो होंगे आपके क्योरेबल। आप देखिए MTP को इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं, इस बात सही है, और इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं। और इंड्यूस अबॉर्शन कब लीगलाइज हुआ ये बताना आपको चाहिए, और अमेंडमेंट कब हुआ? तो अमेंडमेंट हुआ है 2017 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट की बात है। अमेंडमेंट कब हुआ?
अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, और फैमिली प्लानिंग की शुरुआत 1981 में नहीं है। तो आपको सही जवाब निकालना तो आंसर थर्ड नहीं हो गया बेटा, हाँ या ना? बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू पपाया? पपाया के बारे में जान लीजिए कि पपाया के लिए कहा जाता है कि ये ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी दोनों को क्या करता है? प्रिवेंट। इसका मतलब इसमें पाई जाएगी ट्रू जीनोगैमी। मतलब ट्रू जीनोगैमी का मतलब क्या हो गया? इसमें पाया जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या पाया जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन, वो भी ट्रू। समझ पाए कि नहीं? तो आपको बात ये समझनी है, ऑटोगैमी नॉट अकर्स, बिल्कुल सही बात। फिर बाद में आपके पास लिखा गाइटेनोगैमी नॉट अकर्स, बिल्कुल सही बात। जीनोगैमी अकर्स, बिल्कुल सही बात। और ओनली स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर अकर्स, बिल्कुल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाएंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाएंगे, तभी आपको वहां पर गाइटेनोगैमी और ऑटोगैमी प्रिवेंट होगी। तो स्टैमिनेट मतलब मेल फ्लावर, स्टैमिनेट का मतलब मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं पिस्टिलेट फ्लावर, इसका मतलब हो गया फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। समझ पाए कि नहीं? चारों ऑप्शन सही हैं, आंसर 4 होना चाहिए। आंसर 183 का 4 होगा, यस और नो जल्दी से बता दें। बिल्कुल 83 का 4 ही होने वाला है। अगला देखिए, व्हाट इज द सिमिलैरिटी अमंग डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बीच में सिमिलैरिटी बतानी। तो सिमिलैरिटी में देखिए पहला ऑप्शन लिखा है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सिंड्रोम। बिल्कुल गलत है, सिमिलैरिटी है ही नहीं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल सिंड्रोम है, जबकि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम है। ठीक है? अरे अरे अरे, यहां पर ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल तो नहीं दिया, यहां पर दिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये बात सही है, सारे के सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें यहां पर ट्राइसोमी होती है 21st पेयर पर, यहां पर होता है एक्स क्रोमोसोम का बढ़ जाना, यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम का कम हो जाना। तो मतलब यहां पर एक्स ओ वाली कंडीशन, यहां पर एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन, और यहां पर ऑटोसोम का बढ़ जाना, है ना? तो आपको सारे के सारे जो भी डिसऑर्डर्स जो दिए गए सारे एग्जाम्पल हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के, सही है। फिर लिखा है ऑल सिंड्रोम अकर्स ओनली मेल इंडिविजुअल। तो ये सारे के सारे सिर्फ मेल में दिखाई देंगे, गलत बात। फिर लिखा ऑल नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम आर रिमेन सेम। सब में ऑटोसोम के नंबर सेम रहते हैं, गलत। यहां पर ऑटोसोम के नंबर रहते हैं 45, यहां पर ऑटोसोम के नंबर रहेंगे मतलब जो ना सॉरी ऑटोसोम के नंबर यहां पर 22 दूना 44 45 हो जाएंगे, सही बात है। और यहां पर 44 रहेंगे और यहां पर भी आपके ऑटोसोम के नंबर 44 रहेंगे। तो सब में सेम नहीं है, ये बात भी गलत हो गई। फिर लिखा ऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट रिमेन सेम, ये बात सही है। सॉरी क्रोमोसोम के नंबर सब में सेम नहीं रहेंगे। आपके पास डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाएंगे, क्लाइनफेल्टर में भी 47 हो जाएंगे, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में आपको 45 दिखाई देंगे। तो इसमें करेक्ट बात निकालनी थी, तो ए और डी सही लग रही है मुझे। क्या आंसर आपके पास 4 बन जाएगा? 184 का 4। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये जल्दबाजी में पढ़ोगे गलती होने के चांस है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले साइंटिस्ट सटन एंड बॉवेरी 1902। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करी जाए, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो नाम होता है उनका टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के दौरान एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था जल्दी से बता दीजिए। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था उन्होंने फ्रूट फ्लाई। कौन सी फ्लाई? फ्रूट फ्लाई लिया था। सर फ्रूट फ्लाई क्यों लिया था? क्योंकि इसका लाइफ स्पान शॉर्ट था, 2 वीक ही था।
आपके पास इजीली कल्चरेबल था, आपको मेल और फीमेल को आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, उसमें सिंगल मेटिंग में लार्ज प्रोजनी बनाई जा सकती है, और जो भी आपके वेरिएशन है उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता था। दैट्स वाई यहां पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को यूज किया गया। ड्रोसोफिला समझ पाए कि नहीं? तो आपको यह बात किसकी सही है? कैशा मार्क नहीं, कॉरेंस नहीं, थियोडोर बोवेरी नहीं, आंसर हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन, आंसर फर्स्ट होगा। आगे 186 लिखा हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना है। देखो लिखा है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट की होती है रोजेसी में, बिल्कुल गलत बात। रोजेसी फैमिली में कुछ मंथ की होती है बेटा, मंथ्स लिखा हुआ है उसमें रोजेसी फैमिली के लिए। मैनी ओव्यूल्स इन मैंगो, बिल्कुल गलत बात, इसमें सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। सर लिखा हुआ वन ओव्यूल इन ओवरी पैडी, यह बात सही है क्योंकि सिंगल ओव्यूल आपको मैंगो में देखने को मिलेगा, सिंगल ओव्यूल आपको व्हीट में देखने को मिलेगा, सिंगल ओव्यूल आपको पैडी में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाली बात सही है। प्लेसेंटा एंड्रूसियम में देखने को नहीं मिलता, प्लेसेंटा आपको गाइनोशियम में देखने को मिलेगा, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते थे। तो करेक्ट आंसर आपके पास 186 का थर्ड हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ ही होगा। लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, जो मैच करेक्ट मैच बताइए। क्लीवेज, क्लीवेज आपको कहां होगा? क्लीवेज आपको जाइगोट में होता है। जाइगोट में क्लीवेज होता है, वो छोटे साइज की सेल्स बनती हैं, तो आपको जाइगोट में क्लीवेज देखने को मिलता है। ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर इम्प्लांटेशन कहां होता है? तो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर लिखा है ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर मतलब जाइगोट से जो बनने वाली सेल्स हैं, मतलब जो डॉटर सेल्स हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, ये वाला सेकंड हो गया। और पेरीविटलाइन स्पेस आपको देखने को मिलेगा ओवम में, तो ये हो गया 4। तो 1/3 2nd 4, 1/3 2nd 4 आपको देखने को मिलेगा, आंसर बन जाएगा 187 का फर्स्ट। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है। क्वेश्चन है आपके पास रिप्रोडक्शन के आपके कॉन्ट्रासेप्शन से। हिस्टलाइजेशन वेसेक्टमी होता है? बिल्कुल होता है। वेसेक्टमी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मेल स्टरलाइजेशन, या फिर इसी को हम कहते हैं मेल नसबंदी। ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, ये भी स्टरलाइजेशन परमानेंट मेथड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फीमेल नसबंदी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब ये भी सही है। फिर लिखा LNG-20 पिल्स है, बिल्कुल गलत। आपके LNG-20 पिल्स नहीं है, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, याद आया कि नहीं? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है ये, तो ये वाला गलत हो गया। MTP लीगलाइज हुई थी 1971 में, और अभी हमने बताया था कि अमेंडमेंट कब हुआ है, तो अमेंडमेंट हुआ है 2017 में। तो आपको गलत ऑप्शन छाटना था, तो आंसर थर्ड नहीं बना है इजली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या है? मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो आपको यह बात पता है कि जो फेनिलएलनिन अमीनो एसिड था, फेनिलएलनिन अमीनो एसिड जो था वो आपके फेनिल हाइड्रोक्सिलेज, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये टायरोसिन में बदलता था, और टायरोसिन बदलता हेल्प करता था मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस में, मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस में। अगर ये जीन खराब हो गया, मतलब सॉरी, ये जीन अगर खराब हो गया तो ये एंजाइम नहीं पाया जाएगा, और ये एंजाइम अगर नहीं मिलेगा तो ये आगे वाली रिएक्शन नहीं होगी, फेनिलएलनिन फेनिल पायरुविक एसिड में बदलेगा और स्टोर होगा, है ना, एक्यूमुलेट हो जाएगा फेनिल पायरुविक एसिड में, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेट होगा, नर्वस सिस्टम में जाकर मेंटल रिटार्डेशन करा देगा, मेंटल रिटार्डेशन करा देगा, और यूरिन में भी इसका अमाउंट आएगा। तो यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? तो कहते हैं कि यूरिन का कलर हो जाता है ब्लैक।
ब्लैक कलर का। इसका मतलब मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है और स्किन में पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, हेयर में और स्किन में पिगमेंट की कमी हो जाना, आपके पास एक जीन की कमी से कई सारे कैरेक्टर दिखना। वन जीन कैरीज मोर देन वन कैरेक्टर, तो वन इस ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और यह फिनोमिना कहलाया जाता है प्लियोट्रॉपी। और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फेनिल कीटोन्यूरिया। याद रखिएगा, यह है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ये कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है बेटा, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, समझ गए? तो इसे हम फेनिल कीटोन्यूरिया कहेंगे। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, हीमोफीलिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया नहीं। आंसर आपके पास 189 का 1। अगला बताइए, लिखा हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, मतलब हमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। चलिए, लिखा हुआ एपोमिक्सिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहीं से बात गलत हो गई। एपोमिक्सिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। उसने कहा एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो मिमिक करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बिल्कुल गलत बात। समझ पाए कि नहीं? उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की सेल्स होती है वो डिवाइड करके, बिना फर्टिलाइजेशन के डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लें, मतलब सीड का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एसेक्सुअल काम हुआ जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है। फिर लिखा पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट, सही बात है। फिर लिखा हुआ दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप, बिल्कुल सही बात, ये वाली बात हो गई। पॉलन ग्रेन कॉज सीवियर एलर्जी, ठीक। हैंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन आपको देखने को मिलेगा, है फीवर और अस्थमा वगैरह भी देखने को मिल सकता है। द फ्लावर पॉलिनेटेड फ्लाई बीटल सिक्रीट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, जो होगा उसे अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। तो भाई बिल्कुल आपको पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए चाहे गंदी बदबू निकालो चाहे अच्छी खुशबू निकालो, तो पॉलिनेटर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये ऑप्शन सही है, गलत ऑप्शन तो पहला ही मिला है, आंसर फर्स्ट होगा। अगला बताइए कितनी मैचिंग इसमें सही है। एंट्रम आपको प्राइमरी फॉलिकल में दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं। एंट्रम आपको टर्शरी में दिखाई देगा और एंट्रम आपको ग्राफियन फॉलिकल में भी दिखाई देगा, समझ पाए? उसके अलावा पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान नहीं, ये oogenesis के दौरान आपको बनेगी। ग्रैनुलोसा सेल प्राइमरी फॉलिकल में दिखाई देगा, सही है। और ऊगोनिया में 46 क्रोमोसोम होंगे, ये भी बात सही है, क्योंकि ऊगोनिया की प्लॉइडी 2n ही होगी। तो कितनी बातें सही हैं इसमें? 2। तो आंसर आपके पास क्या होगा? 2 ही हो जाएगा, थर्ड आंसर बनेगा। यस और नो जल्दी से बता दो, क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? आ गई होगी आई थिंक। अगला देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से कितने इनकरेक्ट मैच हैं? तो लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 7 डेज में यूज होता है, बिल्कुल नहीं, इसे तो आप 72 घंटे में यूज करिए। फिर लिखा है बैरियर में फीमेल कॉन्डोम आता है, बिल्कुल आता है। बैरियर में वॉल्ट आता है, बिल्कुल आता है। डायाफ्राम भी आएगा, वॉल्ट भी आएगा, सर्वाइकल, क्या पाएंगी? ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ICSI आता है, बिल्कुल आता है। ये होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और ये ART में ही नहीं, ये आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में। किस में आएगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में आएगा, और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक आती है IVF में, और IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे बताइए, आंसर आपके पास गलत छाटना था तो फर्स्ट नहीं हो गया। अगला बताएं, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स when IA और IB present together they express their own type of sugar. This is because of, आपको पता है आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और बी जब दोनों पाई जाती हैं तो दोनों अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, और दोनों अपने जो प्रोजनी है वो अपने पेरेंट्स की, दोनों पेरेंट्स की तरह दिखाई देगी। ऐसा बात हमने कोडोमिनेंट में बोला होगा। तो ब्लड ग्रुप AB में आपके एंटीबॉडी एंटीजन सरफेस पर जो आरबीसी के होते हैं वो ए और बी दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो हम उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, लिंकेज नहीं, कोडोमिनेंस कहते हैं।
तो आपको यह बात ब्लड ग्रुप के लिए पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है, मल्टीपल एलिलिज्म का फिनोमिना शो करता है, क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 एलील जिम्मेदार हैं। फिर आपको यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिल जाता है, कंप्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिल जाता है कि अगर डोमिनेंस, अगर मैं आपसे यह कहूं कि IA है और IO है, तो IA कंप्लीटली डोमिनेट ओवर IO, तो ब्लड ग्रुप A ही होगा। जैसे कि IB और IO, तो IB कंप्लीट डोमिनेट ओवर IO, तो ब्लड ग्रुप B होता है। तो कंप्लीट डोमिनेंस भी आपको देखने को मिलता है, और कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस भी देखने को मिल जाता है। और कोडोमिनेंस का मतलब अगर IA और IB दोनों हो, तो यहां पर दोनों अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, और ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप AB होता है। तो आंसर ये आपका क्या हो गया? कोडोमिनेंस। आगे, Which one of the following is the correct match? इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है? बैक्टीरियोफाज लैम्डा, तो ये बात गलत है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा में 48,502 48,502 बेस पेयर होते हैं। यहां पर नंबर एक ज्यादा लगा दिया गया। 5174 में आपका यह भी गलत है, क्योंकि इसमें 5,386 बेसेस होते हैं, यह बात याद रखिएगा। 5,386, जबकि बैक्टीरियोफाज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और ई कोलाई में, जल्दबाजी में देख गलत मत करना, देखिए यहां पर लिखा है 4.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, जो कि गलत है, क्योंकि 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। तो सही बात आपके पास 194 का थर्ड हुआ है। ओके, अगला बताना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया? तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, पहले बताइए कब दिया? तो कब दिया? तो वो हो गया 1928। किसने दिया? तो ग्रिफिथ ने दिया। किसने दिया? ग्रिफिथ ने। और यहां पर बता दिया था ग्रिफिथ के द्वारा कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए हो सकता है। लेकिन हाँ, इस बात को सपोर्ट किसने किया? इनकी बात को सपोर्ट किया एवरी ने, मैक्लियोइड ने और मैकार्टी ने, है ना। इन लोगों ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद 1933 से लेकर 1944 तक, और यह बता दिया था आरएनएज और प्रोटीएजेस का यूज करके बता दिया था कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए ही है, जिसने एस स्ट्रेन से डीएनए को निकाला और आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस फॉर्म में। डीएनए ही है, इस बात को सपोर्ट किया था एवरी, मैक्लियोइड, मैकार्टी ने, बट सारे लोग इससे कन्विंस नहीं थे। तब कहा जाता है कि 1952 में जो एक्सपेरिमेंट आया, हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, और जिसे कहा जाता है अनइक्विवोकल प्रूफ, है ना। अनइक्विवोकल प्रूफ कहते हैं कि इसे सबने मान लिया कि यस, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए ही होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया? मैक्लियोइड ने नहीं दिया, मैकार्टी ने नहीं दिया, एवरी ने नहीं दिया, वो तो ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ के इसी वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बताया था, बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए बताया था मैक्लियोइड, मैकार्टी और एवरी ने। अगला क्वेश्चन है बेटा 196। 196 में क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में आपको स्ट्रक्चरल जीन को हम मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, बात सही है। आपको पता है कि पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक स्ट्रक्चरल जीन में एक से ज्यादा एमआरएनए बनाने के मतलब जो है ना जीन है, और एक से ज्यादा प्रोटीन बन सकती। लेकिन यूकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन में एक ही एमआरएनए बनेगा, एक ही प्रोटीन बनती, और ऐसे जीन को मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। स्ट्रक्चरल आपके पास इन जीन लिखा हुआ था, जीन्स इन यूकैरियोट सेल
यूकैरियोट्स में स्प्लिट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्प्लिट जीन आपका कॉन्सेप्ट यूकैरियोट्स का ही है, क्योंकि हेक्सोन के बीच में इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनली मतलब जो है ना इनएक्टिव पार्ट होते हैं आरएनए का। तो आपको हेट्रोजेनस आरएनए से इन इंट्रॉन्स को निकालना स्प्लाइसिंग है और एक्सॉन को जोड़कर एक फाइनल आरएनए बनाते हैं जो कि प्रोसेसिंग का जो प्रोसेसिंग कहलाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो न्यूक्लियस में ही होता है। आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज इंट्रॉन्स, नहीं इसे इंट्रॉन्स नहीं कहते, इसे हम एक्सॉन कहते हैं, है ना। और एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, सही बात है। गलत बात निकालनी थी तो आंसर थर्ड बनेगा 196 का। 197 लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्टेशन। बताओ सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है। सॉल्टेशन का मतलब होता है आपके पास सॉल्टेशन किसके द्वारा बताया गया, तो म्यूटेशनल थ्योरी के द्वारा। सॉल्टेशन वाला टर्म यूज किया म्यूटेशनल थ्योरी में, किसने यूज किया, वो किया ह्यूगो डी व्रीज ने। और ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि ऑर्गेनिज्म के हम मतलब स्पेसिएशन में, स्पीसीज के फॉर्मेशन में एक लार्ज स्टेप का सिंगल स्टेप का लार्ज स्टेप म्यूटेशन होता है जिससे ऑर्गेनिज्म बदल जाती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन डार्विन का मानना था कि ये स्पेशिएशन, ये जो आपके स्पीसीज का फॉर्मेशन है, वेरिएशन जो है, वो वेरिएशन आने का जो मेन रीजन है स्मॉल स्केल के वेरिएशन है, लार्ज स्टेप का हम मतलब लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप का आपके पास म्यूटेशन नहीं है। तो आपके सॉल्टेशन का मतलब ही होता है सिंगल स्टेप का लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं आपके पास सॉल्टेशन। क्या कहते हैं बेटा, सॉल्टेशन। और कहा गया कि दोनों बातें आपके पास अच्छी बातें, चाहे डी व्रीज की हो और चाहे आपके पास डार्विन की हो, दोनों अपनी जगह पूरी तरह से ना गलत थे ना सही थे, है ना। फिर न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आई जिसमें सही बातों को कलेक्ट करके एक फाइनल थ्योरी बनाई गई। तो यहां पर आंसर सिंगल स्टेप का लार्ज म्यूटेशन हो जाएगा। आगे बताएं, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। करेक्ट बात बतानी है। इन प्यूरिन नंबर ऑफ रिंग आर 2, तो बिल्कुल बात सही है। आपने प्यूरिन देखा होगा, तो प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में आपको 5 एक 6 कार्बन, एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर की रिंग है, 2 रिंग है। और आपको नाइट्रोजन की पोजीशन 1, 3, 7, 9 मिलती। तो ये सारे आपके नाइट्रोजन की पोजीशन हो गई। नाइट्रोजन की पोजीशन 1, 3, 7, 9 होती है, सही बात है। एडेनिन और ग्वानिन को हम प्यूरिन कहते हैं, ये भी बात सही है। पायरिमिडीन नंबर ऑफ रिंग 1 होती है, बिल्कुल बात सही है। यहां पर पायरिमिडीन रिंग होती है जिसमें 1, 3 पर नाइट्रोजन की पोजीशन होती है, एक ही रिंग का बना होता है, सही है। और यूरेसिल एक पायरिमिडीन है, बिल्कुल सही है। यूरेसिल एक पायरिमिडीन है। और यूरेसिल की बात करी जाए तो यूरेसिल के 5वीं पोजीशन पर आप मिथाइल लगा दीजिए तो 5 मिथाइल यूरेसिल को हम क्या कहने लगते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल को हम नाम देते हैं थाइमीन का। समझ पाएंगे नहीं। तो इसमें चारों बातें मुझे सही लग रही हैं, आंसर ऑल हो जाएगा 198.4। ठीक है, आगे। हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट। बेसल प्लेसेंटेशन, एस्ट्रेसी का दूसरा नाम कंपोजिटी होता है बेटा, याद रखना। और बेसल प्लेसेंटेशन आपको कंपोजिटी में देखने को मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर और सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का नाम लिया गया होगा, बेसल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको कंपोजिटी में देखने को नहीं मिलता। इनकरेक्ट बात निकालनी है, एक तो मुझे मिल गई। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एस्ट्रेसी में, जाइगोमॉर्फिक एस्ट्रेसी में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एक फ्लोरेट को हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट और एक को हम कहते हैं रे फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट्स होते हैं उसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिल जाती, और जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं उसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती। इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री तो आपको देखने को मिल रही है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ग्रैमिनी में भी देखने को मिल जाती है। तो गलत बात सिर्फ एक दिख रही है, तो आंसर क्या 4 नहीं हो गया?
4 ऑप्शन हो गया किसमें, क्योंकि एक ही गलत बात आपको देखने को मिल जा रही है। अब देखिए 199 के बाद 200 लिखा हुआ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस विद इनवोल्यूकर। याद रखना इन्फ्लोरेसेंस का नाम कैपिटुलम, इसी के बिहाफ पर इस फैमिली का नाम कंपोजिटी, क्योंकि कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस है जिसे हेड या कैपिटुलम कहते हैं। यहां पर इनवोल्यूकर है और यहां पर रे फ्लोरेट्स है, यहीं पर डिस्क फ्लोरेट्स हैं और यहीं पर पाया जाता है हेरी पेपस। तो ये सारे के सारे फीचर एक ही फैमिली के हैं और उस फैमिली का नाम है कंपोजिटी, या फिर उसे को हम कहते हैं एस्टरेसी फैमिली। तो ये ग्रैमिनी की बात नहीं, लेग्यूमिनोसी की नहीं, सोलेनेसी की नहीं, ये बात कंपोजिटी की है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। ये था आपके पास FLT फुल सिलेबस टेस्ट 45, जिसके अंतर्गत हमने आपको पूरा का पूरा पेपर हम 4 लोगों ने मिलकर कराया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।